आर्यन को उस रात मर जाना चाहिए था, लेकिन वह बच गया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। देवगढ़ महल में कदम रखते ही उसे महसूस हो गया था कि वहां कुछ है जो उसे देख रहा है, उसका इंतजार कर रहा है। 300 साल पहले जिस राजकुमारी को इसी महल में दफनाया गया था, उसकी मौत हादसा नहीं थी, और उसकी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी। आधी रात को जब बंद पड़ी घड़ी अपने आप 12 बजाने लगी और दरबार हॉल की पेंटिंग की आंखें उसकी तरफ मुड़े, तभी उसे समझ जाना चाहिए था कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, एक जिंदा राज है। लेकिन वह रुका नहीं, और उसी पल उसकी किस्मत उस कहानी से बंध गई जिसे सुनकर लोग आज भी देवगढ़ का नाम लेने से डरते हैं। चलिए पूरी कहानी को सुनते हैं। छुक 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 डोह। अचानक ही ट्रेन ने हॉर्न दिया। आर्यन समझ गया कि शायद कोई स्टेशन आ गया है। वो अपने स्लीपर डिब्बे में से झांक कर देख रहा था। जोधपुर पूर्णविराम, हाँ यही नाम लिखा हुआ था स्टेशन पर। आज दोपहर की ट्रेन से ही वो देवगढ़ के लिए निकला था। पुरातत्व विभाग में कंस्ट्रक्शन विभाग का अधिकारी था वो। कल ही बड़े अफसर ने उसे अपने केबिन में बुलाया था। वो जानते थे कि आर्यन को अजीबोगरीब जगह पर काम करना कितना एक्साइटेड करता है। वो पूरे जोश के साथ वहां काम करता है, खासकर जहां भूत प्रेत जैसी बातें प्रसिद्ध हों। उस जगह के लिए वहां पर आर्यन माय डियर, हमने सुना है तुम रहस्यमय जगहों पर काम करके खुश होते हो, तो तुम्हारे लिए एक काम है। यहाँ से 12 घंटे की दूरी पर देवगढ़ है, वहां के महल का रीरेनोवेशन करना है। वो जगह 200-300 सालों से ऐसे ही पड़ी है। सरकार का मानना है कि उसे रीरेनोवेट करके पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन क्या सर? आर्यन ने उत्सुकतावश पूछा। उस जगह के लिए ये प्रसिद्ध है कि वहां न जाने क्या है। जो भी उस महल की मरम्मत के लिए जाता है वो वहां पर काम नहीं कर पाता, या तो वो छोड़कर भाग आता है या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तुमसे पहले भी बहुत से अफसर वहां गए हैं, लेकिन कोई भी वहां टिक नहीं पाया। ओके सर, तो ये था लेकिन का मतलब आपने बहुत ही सही इंसान को चुना है। इस काम के लिए हम वहां जाएंगे भी और काम भी करके दिखाएंगे। आई होप सो आर्यन, हमें आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि ये काम हमें 2 साल से मिला हुआ है। अब ऊपर से दबाव बढ़ने लगा है। सरकार भी पूछताछ कर रही है कि इतनी बढ़िया लोकेशन पर वो महल होने पर भी वो इतने सालों से वीरान पड़ा है। सर आप किसी बात की चिंता न करें, मैं कल ही अपने पूरे स्टाफ के साथ उस जगह चला जाता हूँ और काम देखकर आपको फोन पर बता दूंगा कि वो कितने दिन में हो जाएगा। ये कहकर आर्यन बड़े साहब के कमरे से निकलकर अपने केबिन में आया और सीधा अपने लैपटॉप पर बैठकर उस जगह को गूगल सर्च करने लगा। लेकिन बहुत कम ही उस रियासत के विषय में लिखा हुआ था। देवगढ़ रियासत के राजा अजीत सिंह थे। सुना था कि उनके कोई संतान नहीं थी, बहुत पूजा पाठ करवा दान दिए तब जाकर एक लड़का और एक लड़की हुई थी। उन्हें लड़की का नाम काव्या था और वो बचपन से ही काफी साहसी और समझदार थी। बस ये सब लिखा हुआ था, इससे आगे कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ, एक बात जरूर लिखी थी कि इतना सुंदर और रमणीय स्थल होने पर भी वो महल सुनसान पड़ा था। ऐसा क्यों था, उसका कोई भी जिक्र वहां नहीं था। आर्यन को ये बात बड़ी अजीब लगी कि नेट पर उस जगह की तस्वीरें देखकर वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन फिर भी सुनसान पड़ी है। ऐसा क्यों है? जरूर कोई बात है उस जगह में जिसका जिक्र भी इंटरनेट पर नहीं है। अब तो जाकर ही पता चलेगा कि आखिर क्या राज है उस जगह में। जो कोई भी अधिकारी वहां ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता, अगर टिकता है तो वो पागल हो जाता है। बस आर्यन को अपना पसंदीदा काम मिल गया था। वो हमेशा से ही खुराफाती दिमाग वाला था। उसकी माँ अक्सर उसे डांटती थी कि क्या तुम सारा दिन भूत प्रेत से संबंधित जानकारी और फिल्म किताबें पढ़ते रहते हो। देखना आर्यन, एक दिन अगर सही में भूत प्रेत से वास्ता पड़ा तो ये सब पढ़ना भूल जाओगे। आर्यन भी हंसते हुए कहता, देखते हैं माँ क्या होगा उस वक्त। लेकिन अब तो मन में ये जबरदस्त इच्छा है कि एक बार भूत से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मिलते ही नहीं। माँ की बातों को वो अक्सर हंसी में उड़ा देता था, लेकिन उसका ये मानना तो था कि अगर भगवान है तो शैतान भी जरूर है, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जैसे दिन के साथ रात, सुख है तो दुख भी है, तो फिर भगवान है तो शैतान भी है इसी दुनिया में, जिसके चलते वो कभी कभार तांत्रिक ओझाओं के यहाँ भी जाया करता था, उनसे ये विद्या सीखने के लिए। तारांकिन तारांकिन तारांकिन। रात गहरी हो चुकी थी जब ट्रेन जोधपुर स्टेशन से आगे बढ़ी। आर्यन अपनी सीट पर लेटा हुआ था। आंखों के सामने देवगढ़ महल की तस्वीरें घूम रही थीं जो उसने गूगल पर देखी थीं। वो भव्य संरचना, सदियों पुराना इतिहास और उसके साथ जुड़ी मनहूसियत की कहानी, ये सब उसे एक रोमांचक पहेली लग रही थी। खास तौर पर राजा
अजीत सिंह की बेटी काव्या का जिक्र उसके दिमाग में अटक गया था। एक बहादुर और समझदार राजकुमारी जिसकी कहानी इंटरनेट पर आधी-धूरी थी। पागल हो जाते हैं अधिकारी, बड़े साहब के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। आर्यन के मन में एक हल्की सी मुस्कान आई। पागल होना, उसने सोचा, या कुछ ऐसा देखना जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उसे यकीन था कि इन सब कहानियों के पीछे कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी और उसे वही सच्चाई उजागर करनी थी। उसका खुराफाती दिमाग पहले से ही कई थ्योरीज बना रहा था। अगले दिन सुबह आर्यन और उसकी टीम देवगढ़ पहुंचे। शहर का नजारा बड़ा ही प्यारा था। पुराने घर, संकरी गलियां और लोगों का अपनापन। लेकिन जैसे जैसे वे महल की ओर बढ़ रहे थे, सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। शहर के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित था देवगढ़ महल, जिसकी ऊंची दीवारें और खंडहर जैसी मीनारें सूरज की रोशनी में भी रहस्यमय लग रही थीं। जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो आर्यन ने पाया कि वहां कोई गार्ड नहीं था, कोई रखवाला नहीं, बस एक पुरानी जंजीर थी जो जंग खा चुकी थी। दरवाजे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे महल खुद अपनी कहानी सुनाने से डर रहा हो। सर, ये जगह तो सच में अजीब लग रही है, आर्यन के असिस्टेंट रोहन ने कहा, जिसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। अजीब नहीं रोहन, रहस्यमय, और यही हमें पसंद है ना? आर्यन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी नजरें महल के हर कोने को स्कैन कर रही थीं। उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा प्रभावशाली और डरावना था। धूल की मोटी परत हर जगह जमी हुई थी, मकड़ी के जाले लटक रहे थे और सूरज की रोशनी कुछ कमरों तक ही पहुंच पा रही थी। हवा में नमी और सीलन की मिलीजुली गंध थी। आर्यन ने अपने स्टाफ को हिदायत दी कि वे कहीं भी कुछ भी छूने या डिस्टर्ब करने से पहले पूरी रिकॉर्डिंग करें। उसका पहला काम था महल की बनावट को समझना और साथ ही उन कहानियों का सूत्र खोजना जो इसे मनहूस बनाती थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, आर्यन को महसूस हुआ कि महल की हर दीवार, हर पत्थर कोई पुरानी दास्तान सुना रहा था। एक जगह उसने देखा कि एक दीवार पर कुछ धुंधली पेंटिंग्स बनी हुई थीं, जो किसी युद्ध का या शायद किसी उत्सव का चित्रण कर रही थीं। लेकिन एक पेंटिंग ऐसी थी जो अलग थी। उसमें एक लड़की की छवि थी जिसकी आंखें बेहद तेज और कुछ कर रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। ज़ारे, ये शायद राजकुमारी काव्या हो सकती हैं, रोहन ने उस पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। आर्यन ने ध्यान से देखा। हाँ, ये हो सकता है। ये चेहरा उन कहानियों से मेल खा रहा था जो उसने नेट पर पढ़ी थीं, एक साहसी और समझदार राजकुमारी। लेकिन उस चेहरे में एक और चीज थी, एक हल्का सा उदासी का भाव, जैसे वो किसी गहरी पीड़ा से गुजरी हो। पहले दिन टीम ने बस महल का ऊपरी मुआयना किया। रात होने से पहले ही आर्यन ने सबको बाहर आने का आदेश दिया। वे सब पास के एक छोटे गेस्ट हाउस में रुकने वाले थे। जब वे बाहर आ रहे थे, आर्यन ने एक बार फिर महल की ओर देखा। उसे लगा जैसे महल की खिड़कियों से कोई उसे घूर रहा हो। यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या महल सच में उसे कुछ बताना चाह रहा था। रात को गेस्ट हाउस में आर्यन ने अपनी टीम के साथ दिन भर की अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर की। उसके पास एक पुरानी किताब भी थी जो उसने जोधपुर के एक छोटे से दुकान से खरीदी थी, जिसमें देवगढ़ रियासत का थोड़ा बहुत इतिहास था। उसने उस किताब में काव्या के बारे में पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि काव्या बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसके जीवन में एक गहरा रहस्य छुपा था। एक दिन अचानक वह महल से गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। इसके बाद राजा अजीत सिंह टूट गए थे और महल धीरे धीरे वीरान हो गया। कुछ लोग कहते थे कि काव्या को किसी ने अगवा कर लिया था, तो कुछ मानते थे कि वह खुद कहीं चली गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके गायब होने के बाद महल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। रात में रोने की आवाजें सुनाई देती थीं और परछाइयां घूमती थीं। आर्यन ने किताब बंद कर दी तो यह कहानी, उसने सोचा, काव्या का गायब होना और उसके बाद महल का भूतिया हो जाना। उसके मन में एक नया सवाल उठ रहा था, क्या उन अधिकारियों का पागल होना भी काव्या के गायब होने से जुड़ा था? उसे पता था कि उसकी मुलाकात सिर्फ टूटे पत्थरों और धूल भरी दीवारों से नहीं होने वाली थी, बल्कि एक अनसुलझे रहस्य से भी होनी थी। और इस बार उसका सामना किसी ऐसे शैतान से हो सकता था जिससे मिलने की उसकी पुरानी इच्छा आखिरकार पूरी होने वाली थी। तारांकिन तारांकिन तारांकिन। दूसरी सुबह आर्यन और उसकी टीम पूरी तैयारी के साथ महल में दाखिल हुए। आज उनका लक्ष्य था महल के उन हिस्सों की छानबीन करना जहां सबसे ज्यादा
अजीबोगरीब घटनाओं की बातें फैली हुई थीं, खासकर राजा अजीत सिंह के निजी कक्ष और राजकुमारी काव्या के शयन कक्ष। जैसे ही वे काव्या के शयन कक्ष की ओर बढ़े, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। भले ही बाहर तेज धूप थी, रोहन और बाकी टीम के सदस्य कुछ असहज महसूस करने लगे, लेकिन आर्यन का चेहरा दृढ़ था। उसके लिए ये सब एक रोमांचक पहेली के टुकड़े थे जो अब जुड़ने वाले थे। काव्या का कमरा बाकी महल की तुलना में थोड़ा अलग था। एक कोठरी में एक पुराना संदूक रखा था और उस पर अजीब से नक्काशी वाले ताले लगे थे। आर्यन ने अपने औजारों से ताला खोलने की कोशिश की। कुछ देर की मशक्कत के बाद ताला टूट गया और संदूक खुल गया। अंदर एक पुराना डायरी और कुछ सूखे फूल मिले। डायरी पन्ने पीले हो चुके थे और स्याही धुंधली, लेकिन आर्यन ने सावधानी से पढ़ना शुरू किया। यह काव्या की डायरी थी। उसमें उसने अपनी भावनाओं, अपने सपनों और अपने डर को लिखा था। डायरी के शुरुआती पन्नों में उसके खुशहाल बचपन और महल की सुंदरता का वर्णन था, लेकिन धीरे धीरे स्वर बदलता गया। काव्या ने लिखा था कि उसे महल के किसी गुप्त रास्ते का पता चला था जो महल के नीचे बने किसी प्राचीन गुफा तक जाता था। उसने लिखा कि उस गुफा में कोई शक्ति रहती थी जो महल को सुरक्षा देती थी, लेकिन जिसके संपर्क में आने से लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे। अचानक एक पन्ने पर आर्यन की नजर अटक गई। उसमें काव्या ने लिखा था कि उसे इस बात का आभास हो गया था कि राजा के कुछ दरबारी राज्य को धोखा दे रहे थे और महल पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। उसने महसूस किया कि अगर उसने राजा को सीधे बताया तो वो शायद उसकी बात पर विश्वास न करे और साजिश करने वालों को सतर्क कर दे। और यही है वो रहस्य। आर्यन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। वो लोग जो यहाँ काम नहीं कर पाते थे, शायद वो सब इन्हीं साजिशकर्ताओं के निशान देखते थे और डर जाते थे, और जो पागल हो जाते थे शायद वे काव्या की तरह उस गुप्त गुफा की शक्ति के संपर्क में आ जाते थे। डायरी के आखिरी पन्नों में काव्या ने एक योजना बनाई थी। वह महल के गुप्त मार्ग का उपयोग करके उस गुफा तक पहुंची थी। उसने लिखा था कि वह उस शक्ति को जगाएगी ताकि वो शक्ति महल और अपने लोगों की रक्षा कर सके। उसने यह भी लिखा था कि इस प्रक्रिया में उसे शायद अपना मानसिक संतुलन खोना पड़ सकता है, या शायद वह कभी लौट ही न पाए। उसने आखिरी में लिखा था, यह मेरे लोगों के लिए मेरा अंतिम बलिदान होगा। महल को मेरी अनुपस्थिति में सुरक्षित रहना चाहिए। मेरा भूत इस महल की रक्षा करता रहेगा। अमन को याद आया वो पेंटिंग में काव्या के उदास चेहरे का राज। यह उदासी का नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और बलिदान का भाव था। जैसे ही आर्यन ने डायरी पूरी की, एक तेज हवा का झोंका आया और महल के पुराने पर्दे फड़फड़ाने लगे। रोहन डर कर चीखा, सर, ये क्या हो रहा है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं रोहन, बस राजकुमारी काव्या हमें बता रही है कि उसका काम पूरा हो गया है। आर्यन ने महसूस किया कि यह कोई भूत नहीं था, बल्कि काव्या की आत्मा का सुकून था, जो अब मुक्त हो गई थी क्योंकि उसका रहस्य उजागर हो गया था। उसी दिन आर्यन ने अपने बड़े अफसर को फोन किया और पूरी सच्चाई बताई। आर्यन ने बताया कि महल में कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बहादुर राजकुमारी का बलिदान और एक गुप्त साजिश का डर था जिसने महल को सालों तक सुनसान रखा था। उसने यह भी समझाया कि कैसे कुछ लोग मानसिक रूप से प्रभावित हुए, शायद उस गुफा की ऊर्जा के कारण। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन की टीम ने महल के गुप्त मार्गों और उस गुफा का पता लगाया। उन्हें वहां से कई ऐसे सबूत मिले जो काव्या की कहानी को सच साबित करते थे। आर्यन ने महल के रेनोवेशन का काम सफलतापूर्वक पूरा किया। अब देवगढ़ महल एक ऐतिहासिक और साहसी राजकुमारी की कहानी के साथ फिर से पर्यटकों के लिए खुलने को तैयार था। आर्यन ने अपनी माँ को फोन करके कहा, माँ, आज मेरी भूत से मुलाकात हुई, लेकिन वो भूत नहीं, एक बहादुर आत्मा थी। उसकी माँ हंसने लगी, लेकिन आर्यन जानता था कि उसने न सिर्फ एक पुराने महल का रेनोवेशन किया था, बल्कि एक वीर राजकुमारी की भूली हुई कहानी को भी नया जीवन दिया था। आर्यन का भूत प्रेत और रहस्य का जुनून अब भी बरकरार था, लेकिन उसे यह भी पता चल गया था कि हर रहस्य के पीछे एक मानवीय कहानी छिपी होती है, जिसे समझना किसी भी भूत से ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। और इस बार उसने उस कहानी को सुलझा कर दिखाया था।